सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के उज्जवल सुनहरे भविष्य। लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ डिस्कस किया है, पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है, पर चैप्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक हमने कैपेसिटेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से अब हम कैपेसिटेंस को भी साथ में लेकर चलेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात ये कि कैपेसिटर है क्या, ठीक है। तो बच्चों कैपेसिटर बेसिकली क्या है, एक मतलब एक सिंपल सिस्टम है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, इट इज अ सिस्टम, या बोलो इट इज एन अरेंजमेंट। तो इट इज अ सिस्टम हैविंग टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर या एन इंसुलेटिंग मीडियम, जो भी चाहो बोल सकते हो, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब ये कि दो कंडक्टर्स ले लो, ये एक कंडक्टर ले लिया, ये एक कंडक्टर ले लिया, और इन दोनों के बीच में आपने कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया। कुछ नहीं रखा है, खाली अगर एयर भी है तो एयर भी एक तरह का इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है। तो खाली एयर भी है तो इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है। दो कंडक्टर्स और उनके बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम हो, इसकी जगह पर आप कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल सकते हो, ठीक है, तो भी ये कैपेसिटर कहलाएगा। खाली एयर होगा तो भी ये कैपेसिटर कहलाएगा। तो क्या है कैपेसिटर, इट इज अ सिस्टम हैविंग टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। क्लियर है। अच्छा, क्यों पढ़ना है कैपेसिटर को, क्यों पढ़ना है कैपेसिटर को। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिखा है ना कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या एक सिस्टम है या डिवाइस है, इसको आप डिवाइस भी बोल सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ डिवाइस। अब नॉर्मली हम जहाँ कैपेसिटर की बात करेंगे हम उसको एज ए डिवाइस ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। आपने कई जगह पर कैपेसिटर देखा होगा, अभी डिस्कस करते हैं कि क्या कहाँ देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये एक तरह का डिवाइस ही है बेसिकली, बट ये डिवाइस क्यों है, इसको हमने डिवाइस नाम दे दिया, है कि एक्चुअली में सिस्टम है। बात एक ही हो गई यार, इतना कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ डिवाइस। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। ऐसा समझो, जैसे आपने रेजिस्टेंस और रजिस्टर पढ़ा था ना, रजिस्टर आपका डिवाइस था, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था आपने। रजिस्टर एक डिवाइस होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी है ना, करंट अपोज करने की प्रॉपर्टी है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस है और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे आप इंसान हो, ठीक है, और आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसानियत, ठीक है। सो सिमिलरली कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस, सॉरी कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट्स प्रॉपर्टी। क्लियर है। अच्छा, क्यों पढ़ना है कैपेसिटर को हमको, क्योंकि कैपेसिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है और आपने भी इसको कई जगह पर देखा होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ उसके यूजेस बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ देखा होगा आपने, स्टार्टर ऑफ मोटर्स, जैसे फैन है आपके घर में, सीलिंग फैन होगा, सीलिंग फैन में ऊपर कैपेसिटर लगा रहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि फैन धीरे धीरे चलता है, बहुत दिन तक चलने का, कुछ दिन का ऐसा होता है स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, तो लोग कहते हैं कि इसका कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, स्पीड पकड़ लेता है ना। क्यों ऐसा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्ट नहीं होता है बराबर, ठीक है, स्टार्ट मिलने में प्रॉब्लम होता है, तो भी कैपेसिटर चेंज कर दिया जाता है, पंखा चलने लग जाता है। अच्छा, अगर वाइंडिंग नहीं जली हो तो जो आपका फैन है, फैन का एक तरह का मोटर ही है, ठीक है। उसके अंदर मोटर होता है और मोटर से कनेक्टेड होती है फिन्स, मोटर घूमता है तो साथ में फिन्स घूमती हैं। तो वो जो मोटर है ना, उस मोटर को स्टार्ट देने के लिए, ठीक है, उस मोटर को स्टार्ट देने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर और कहाँ आपने इसका यूज देखा होगा, फ्लैश ऑफ कैमरास मत बोलो, इन सर्किट ऑपरेटिंग कैमरा फ्लैश। ये सब मैं ना टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि आपको पता होगा कि आपने कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है। जस्ट टू हैव सम फील, एक फील लेने के लिए कि हाँ यार ये चीज़ें हम आसपास देखते हैं। जब हम चीज़ों को आसपास देखते हैं ना, तो हमको ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ से हम अपने आप को अटैच कर पाते हैं और चीज़ें समझ में आने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है बच्चों को, कुछ बच्चों को फिजिक्स वगैरह ये सब क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं कि यार ये एग्जाम के लिए बोझ है सर पे, इसको पढ़ो, एग्जाम में मार्क्स लाओ, बस भूल जाओ ना।
आप इसको इस तरह से पढ़ो कि इसको पढ़ के आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर रहे हो, अपना नॉलेज एनहेंस कर रहे हो। तो वो चीज़ आपको कब फील आएगा पता है, जब अपने आसपास ये चीज़ें देखोगे, अरे यार यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ होता है, अच्छा क्यों है इसका यूज़, तो आपने कैपेसिटर के बारे में डिटेल पढ़ा है तो आपको उसका वहाँ पर यूज़ पता चल जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिकली अपने आप को एसोसिएट कर पाओगे। तो इस तरह से चीज़ें पढ़ो, ठीक है। तो फिजिक्स को इसी तरह से स्टडी करना चाहिए कि आप उससे जो सीख रहे हो वो अपने आसपास देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। ओके, तो बहुत बातें हो गई, चलते हैं इधर। तो कैमरा फ्लैश की सर्किट को कैसे ऑपरेट करता है, देखो कैमरे का जो फ्लैश होता है ना, वो देखो एकदम जोर से लाइट आती है फिर बंद हो जाती है, तो वो जो जोर से लाइट जलती है ना फ्लैश में, वो फ्लैश को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जितना आपकी बैटरी डायरेक्टली नहीं दे सकती फ्लैश को, ठीक है। जो सेल फोन वगैरह में आपकी जो बैटरी होती है या कैमरा वगैरह में भी जो बैटरी होती है, वो बैटरी इतनी एनर्जी एक साथ नहीं जनरेट कर सकती कि आपका फ्लैश ऑपरेट कर सके। तो सर्किट में कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है। वो कैपेसिटर क्या करता है, वो जब बैटरी ना नॉर्मल कंडीशन में उसको चार्ज करती रहती है, कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करते हैं तो उसके अंदर चार्ज भर जाता है, ठीक है, पूरा चार्ज से वो भर जाता है कैपेसिटर। और जैसे ही आप ऑन करते हो, जब आप फ्लैश मोड ऑन करके फिर जब क्लिक करते हो ना, तो आपका जो कैपेसिटर है वो सर्किट में एक्टिवेट होता है और वो अचानक से बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई देता है, जिसकी वजह से आपका फ्लैश जलता है, ठीक है। और जैसे ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फ्लैश बंद हो जाता है तुरंत ही। आपने देखा झटके में फ्लैश होता है फिर बंद हो जाता है। तो जितना चार्ज इसके पास स्टोर था सारा उठा के उसने दे दिया, उस चार्ज से आपका फ्लैश ऑपरेट हुआ फिर बंद हो गया, ठीक है। अगली बार फिर जलाने के लिए फिर से बैटरी उसको चार्ज करके रखेगी, फिर से फ्लैश मारो चलेगा। अब बोलोगे फिर तुरंत मारते तो होता है, हाँ होगा भाई, तुरंत होता है, क्योंकि कैपेसिटर उस हिसाब से रहता है कि पूरा का पूरा चार्ज एक साथ दे देगा, जरूरी नहीं है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब देगा जिससे फ्लैश ऑपरेट हो जाए। और जैसे ही आपने देखा फटाक से चार्जिंग चालू ही रहेगा, इसका कंटिन्यूसली चार्ज होता रहता है, थोड़ा थोड़ा देता रहेगा, फ्लैश मारते रहो, ठीक है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करके रखता है बहुत सारा, ठीक है, और एक साथ फ्लैश को दे देता है, फ्लैश ऑन हो जाता है। वैसे ही मोटर की जो स्टार्टर होता है उसमें भी यही करता है, वो उसके पास चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। वो जो चार्ज स्टोर हो जाता है तो स्टार्टिंग में फैन को या मोटर को जो स्टार्ट होने के लिए एक टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। वो टॉर्क जो उसको घूमने के लिए चाहिए, नॉर्मली उसको जिस स्पीड से घूमना है उसके लिए जितना टॉर्क चाहिए वो टॉर्क कम होता है। स्टार्ट करने के लिए टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, तो वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टॉर्क के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया, बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉर्मल सप्लाई से उसको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आप लगा देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हो जाता है चार्ज, उसके अंदर एक साथ बहुत सारा चार्ज स्टोर होता है, फिर वो एक ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्ज पास करता है, जिसकी वजह से हाई वैल्यू ऑफ करंट जनरेट होता है और उसकी वजह से आपका एक अच्छा टॉर्क मिलता है और आपका फैन स्टार्ट या मोटर आपका स्टार्ट पकड़ लेता है। और एक बार वो मोशन में आ गया उसके बाद वो कैपेसिटर सर्किट से आइसोलेट हो जाता है और नॉर्मल स्पीड से आपका फैन चलने लगता है या जो भी मोटर है वो चलने लगता है, ठीक है। तो ये सारे देखो दोस्त यूज देख लिया आपने कैपेसिटर के। ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी उसका यूज होता है। किस तरह से, फिल्टर सर्किट्स की तरह। कैसे, फिल्टर सर्किट्स में या बोल दो फिर ट्यूनिंग सर्किट्स में। ये चीज़ें तो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, इसी बार पढ़ोगे। ये सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो पढ़ोगे इसी बार, 12th में ही पढ़ोगे। फिल्टर सर्किट्स वगैरह क्या है कि अगर कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर देखो AC DC दोनों करंट मिक्स होके जा रहे हैं, AC भी जा रहा है DC भी जा रहा है। आप चाहते हो कि AC सेपरेट कर दो, DC सेपरेट कर दो। आपका आगे जो डिवाइस ऑपरेट होने वाला है वो सिर्फ AC पे चलता है, उसको DC मिलेगा तो नुकसान करेगा उसको। तो आप चाहते हो कि DC ना जाए, सिर्फ AC जाए, तो आप कैपेसिटर लगा के एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, DC ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ AC जाएगा, ठीक है। तो वो फिल्टर का काम कर सकता है। और डिटेल में समझेंगे आगे हम कैसे होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स जब हमारा स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट उसमें। ट्यूनिंग सर्किट्स में भी यूज होता है। ट्यूनिंग सर्किट्स आपने देखा हो, जैसे रेडियोस वगैरह होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हो, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो जाने पे एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैच होता है ना, बिग FM या वगैरह वगैरह जो भी आप कैच करते हो, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही वो चैनल आता है, राइट। तो जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो ना, मतलब आप ट्यूनिंग करते हो, ठीक है। तो उस तरह के सर्किट्स में भी इसका यूज होता है। अभी फिलहाल इतना ही जान लो, डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है, वो बाद में आने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इतना बता दिया मैंने, एक इंटरेस्ट जगाने के लिए कि कैपेसिटर कितना यूज है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं उसके, बट फिलहाल के लिए इतना ही डाइजेस्ट करो, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कभी कभी, अभी जो स्टार्टिंग है ना, अभी तो मेरे को और भी चीज़ें बतानी है इसमें, खाली यही समझाने लग जाऊँगा तो फिर तो हो गया। और ये दो यूज़ तो आप आगे वैसे भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। कैपेसिटर को क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और कैसा उसका यूज है, ठीक है। अच्छा, अब अपन डिस्कस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट, अपन इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट,
तो मैंने क्या बताया, दो कंडक्टर्स, ठीक है, दो कंडक्टर्स को अगर आप बीच में किसी इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट कर दो तो वो आपका कैपेसिटर कहलाता है। अच्छा, अगर आप दो कंडक्टर ना लेके खाली एक ही कंडक्टर लो, ठीक है, तो भी ये आपका कैपेसिटर कहला सकता है। क्यों? दूसरा कंडक्टर का है, आपने तो अभी बोला दो कंडक्टर रखना पड़ता है, अभी बोल रहे एक ही कंडक्टर रखोगे तो भी कहलाएगा। तो अगर एक ही कंडक्टर है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है वो कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है, पेयर है जो, वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। हम ऐसा मान के इसको एक कैपेसिटर समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी चार्ज स्टोर कर सकता है। अच्छा, बेसिकली कैपेसिटर का ना, अच्छा यार वो जो मैंने यूज लिखा ना, वहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और लिख लेना, जो मेन फंक्शन है कैपेसिटर का, मेन फंक्शन इज टू स्टोर चार्ज, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, चार्ज स्टोर करना। आपने देखा ना फ्लैश के केस में पहले वो चार्ज को स्टोर करता है, फिर एक साथ रिलीज करता है। फैन के केस में भी, स्टार्टर के केस में एक साथ बहुत सारा चार्ज स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन उसका, तो इसके थ्रू वो चीज़ों को ऑपरेट करता है। क्लियर है? ये भी लिख लेना उसमें। ओके, तो अपन कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक मान लो ऐसा स्फीयर है हमारा, और ये मेरा दूसरा स्फीयर है, ठीक है, दोनों सेम डायमेंशन का ले सकते हैं अपन। इस पर अपन ने लगा दिया क्यू चार्ज, सेम चार्ज अपन ने इस पर लगा दिया पर नेगेटिव वैल्यू का, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? एक कंडक्टर को अपन ने क्यू चार्ज दे दिया, एक को अपन ने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। पक्का? सच्ची? अच्छा, ये चार्ज देने के लिए आप बैटरी लगा सकते हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाओ, नेगेटिव टर्मिनल इधर लगाओ, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, वैसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी कि नहीं होगी? उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, तो प्लस से माइनस की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ, है ना, स्फेरिकल है तो ऐसा बनेगा। और अगर मैं स्फेरिकल ना लूँ, ठीक है, अगर मैं स्फेरिकल ना लूँ, खाली प्लेट्स ले लूँ, दो प्लेट्स ऐसे, ठीक है, दो प्लेट्स ले लिए मैंने, इसके ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज लगा दिया, इसके ऊपर मैंने माइनस क्यू चार्ज लगा दिया, तो इस केस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन इस तरफ। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब अपना कितना होता है, +1 कूलम, है ना। इस चार्ज को आप यहाँ से इस तरफ ले जाओ, यहाँ से इस तरफ ले जाओ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, तो उसे ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो अपन को इतना पता है कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं तो अपने को वर्क करना पड़ता है ना। और वो जो वर्क होता है वो उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब अगर आप +1 कूलम चार्ज यहाँ से उठाकर इस तरफ ले गए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको अपोज करने वाली है, तो अगर आप यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाकर यहाँ ले जाते हो तो उसे ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या देगा आपको? इस और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इस प्लेट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कहलाएगा क्या? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वो ΔV होगा, है ना। वो आपको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? यहाँ से यहाँ ले जाने वाला वर्क, यानी कि ΔV इज इक्वल्स टू वर्क डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। खाने वाला प्लेट नहीं है, ऐसी मेटल का प्लेट ले लिया हमने, ठीक है। इसको मैं प्लेट 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं प्लेट 1 बोल रहा हूँ। तो यहाँ से जो मेरे को चार्ज उठा के ले जाना है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए जो वर्क करना है वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज था, यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज था, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में थे, ठीक है।
तो कुछ वैल्यू के चार्ज थे, राइट। मान लो 10 कूलम है, ये भी 10 कूलम है, ये प्लस 10 कूलम है तो ये माइनस 10 कूलम है। अगर आपने चार्ज बढ़ा दिया, आपने चार्ज क्या किया, बढ़ा दिया, 20 कूलम कर दिया, इसको भी 20 कूलम कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वीक होगी या सेम रहेगी। आप जब यहाँ चार्ज बढ़ाओगे, ठीक है, ये दोनों चार्जेस को बढ़ाओगे, मतलब इसको पॉजिटिव में ज़्यादा करोगे, इसको नेगेटिव में ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो चार्ज बढ़ा रहे हो आप, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। व्हेन चार्ज इंक्रीज्ड, देखो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से मुझे लग रहा है उस हिसाब से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, जो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन चार्ज इंक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको फिर यहां से यहां तक ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए आपको इस बार और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। जब कम स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो कुछ वर्क कर रहे थे, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग करोगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो उस हिसाब से आपके दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। अच्छा, ये चीज होगी, ओके। अब अभी फिलहाल आपने ये देखा कि Q इंक्रीज करने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखा था व्हेन चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर, along with it potential difference also increases, ठीक है। तो आपने देखा Q बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, ओके। यानी अब यहां से आ जाने के ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा कहूं कि Q और V के बीच में कुछ रिलेशन है, मैं ऐसा कहूं कि अगर Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है ना, Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है ना। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा कह सकते हैं अपन, नहीं कह सकते। Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है ना, तो Q V के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो आप यहां पर Q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू V लिखोगे। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अपन हटा के इक्वल जब लगाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं, है ना। Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू V। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, Q बाई V, ये आपका कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। यही कांस्टेंट आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है ये, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां लिखो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जो आपका Q बाई V मिल रहा है ना, Q बाई V की वैल्यू फिक्स होगी, मतलब जैसे जैसे आप Q बढ़ाओगे वैसे वैसे V बढ़ेगा, Q कम करोगे V कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दोनों साथ में बढ़ेंगे तो दोनों साथ में कम होंगे, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो की वैल्यू फिक्स होगी, मतलब मान लो ये 5 था और ये 10 था, तो रेशियो कितना था 1/2, राइट। तो अगर ये 10 हुआ तो ये 20 हो जाएगा, फिर से रेशियो 1/2 ही रहेगा। मतलब रेशियो की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है, पक्का। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या है, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो। क्लियर है कि आप दो प्लेट्स को कितना चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और उस चार्ज के हिसाब से दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो उस चार्ज और उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है, पक्का, कैपेसिटेंस, ओके। और ये जो डिवाइस का अरेंजमेंट है इसको कैपेसिटर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये कैपेसिटेंस बन गया। अच्छा, इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी अपन को। ऐसा यूनिट क्या होगा आप खुद सोच लो, क्या लग रहा है आपको ऐसा यूनिट। ऊपर चार्ज है, नीचे वोल्टेज है, तो हम कह सकते हैं कूलम पर वोल्ट और कूलम पर वोल्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, है ना। चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कूलम पर वोल्ट। पक्का, सच्ची, ओके। तो ये ऐसा यूनिट की बात हो गई, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह भी आप लिख लेना, वो मैं नहीं लिखवा रहा, कुछ चीज़ें खुद करनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला खुद बनाना है आपको।
तो ये होगा यूनिट की बात, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूले की बात। ओके, अब क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? तो ये कॉन्सेप्ट जो था कैपेसिटेंस का, जो मैं आपको बताता कि हम कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो मैं वही डिस्कस कर रहा था कि अगर आप किसी दो प्लेट को चार्ज कर दो, ठीक है, और उनके बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम रख दो, ठीक है, तो क्या होता है? होता यह है कि इनके पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली एक कंडक्टर को आप चार्ज कर सकते हो, उसको चार्ज देते जाओगे, चार्ज देते जाओगे। आपने देखा ना, कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज उसके सरफेस पर स्टोर होता है ना? पढ़ा ना अपन ने पीछे कि अगर एक कंडक्टर है उसके ऊपर आप चार्ज डालते जाओगे तो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, है ना, सरफेस पर स्टोर होता जाएगा, है ना। तो सरफेस पर स्टोर होने की एक उसकी औकात होगी, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। एक लिमिट तक ही वो चार्ज को स्टोर कर पाएगा। अगर उससे ज़्यादा चार्ज हुआ तो कुछ और होगा, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से दो अरेंजमेंट रख दो, ठीक है, अगर आप इस तरह से दो अरेंजमेंट रखो तो दोनों की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और वो जो उसी की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वही कैपेसिटेंस है उसका, ये भी कहते हैं हम, ठीक है, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि जो क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज किया ना आपने, इसको क्यू प्लस किया और इसको माइनस क्यू चार्ज किया आपने, है ना। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ये क्यू चार्ज इस कैपेसिटर का चार्ज है ना। नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं कि क्यू इस कैपेसिटर का चार्ज है, पर वाकई में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वाकई में क्या होता है, नेट चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर इज जीरो। क्यों भाई? ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होता है? वो तो जीरो होता है। लेकिन हम ऐसा कहते नहीं है, है ना। एक्चुअली में ऐसा होता है कि नेट चार्ज जीरो होता है, पर हम क्या कहते हैं, बट वी कंसिडर चार्ज ऑफ अ प्लेट एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर। जो एक प्लेट के ऊपर चार्ज होता है ना, वही हम कैपेसिटर का चार्ज मानते हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ आपने लिख ली? ओके। अब मैं जो बता रहा था आपको कि अगर आप किसी कंडक्टर पर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने लग जाओगे तो क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये मेरा एक कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्यू एन वैल्यू का चार्ज दिया, ठीक है, इसने रख लिया, उसके सरफेस पर जमा हो गया। अब मैंने चार्ज बढ़ाया, ठीक है, अब मैंने इसको Q2 वैल्यू का चार्ज दिया, ठीक है। Q1 से बड़ा Q2, उससे बड़ा Q3, उससे बड़ा Q4, ठीक है। Q2 वैल्यू का चार्ज दिया, इसने रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने और चार्ज बढ़ाया, Q3 वैल्यू तक लेके गया, तो भी इसने रख लिया। हो सकता है कि Q4 एक वैल्यू का चार्ज ऐसा बने कि इसके बाद ये चार्ज स्टोर करना बंद कर देगा। अब चार्ज क्या होगा पता है, चार्जेस यहाँ पर लीक करने लगेंगे। यहाँ जो आपने चार्जेस डाले थे ना, वो लीक करने लगेंगे। चार्ज लीक करने का मतलब क्या होता है? चार्ज लीक करने का मतलब यह है कि इसकी जो चार्ज आपने इतना भर दिया है उस सरफेस पे, उसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और आप जितना ज़्यादा चार्ज करते जाओगे इसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। मोर चार्ज accumulation means more strong electric field। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एयर around the conductor gets ionized। एयर एक्चुअली में क्या है, एक इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ठीक है। आप इसके ऊपर चार्ज बढ़ाते 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 जा रहे हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप और स्ट्रॉन्ग 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 करते जा रहे हो, तो एक लिमिट तक ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके आसपास का जो एयर है ना, वो एक लिमिट तक की ही इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पाएगा। अगर उस लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कर दी तो आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगी, उसके अंदर आयंस बन जाएंगे, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है ना, वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे। अब समझ में आया क्या कर रहा हूं, समझा रहा है?
वायर, सॉरी एयर क्या है अपना, इंसुलेटर था, ठीक है, एयर इनिशियली इंसुलेटर था, पर यहां पर आपने इसमें इतना चार्ज भर दिया कि इसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गई, और बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, आसपास की एयर को आयोनाइज कर देती है, और अगर आसपास की एयर आयोनाइज हो गई तो उस एयर, अब तो चार्ज बन गया भाई, एयर में भी चार्ज आ गया, तो अब एयर में चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है, एयर में चार्ज ट्रैवल कर सकता है, तो इसके आसपास के रीजन में चार्जेस मिलेंगे, ठीक है। अब चार्ज हवा में तो आपने नहीं डाला था, आपने हवा में चार्ज डाला था, नहीं डाला था, आपने चार्ज कहां डाला था, इसके सरफेस पे डाला था, राइट, लेकिन इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसने अगल बगल की एयर को चार्ज कर दिया। अब अगल बगल की एयर चार्ज होने की वजह से क्या हो गया पता है, इसके अंदर आपने पहले, ठीक है, एक लिमिट तक आपने चार्ज भरा, मान लो आपने 10,000 कूलम तक चार्ज स्टोर कर दिया, मान लो, ठीक है, 10K कूलम तक चार्ज आपने भर दिया, इसके बाद अगल बगल की एयर को इसने आयोनाइज कर दिया, अब आप इसके ऊपर 11K तक चार्ज और भर सकते हो, अब आपके चार्ज भरने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा पता है, वो चार्ज अब यहाँ स्टोर नहीं होगा, यहाँ से चार्ज लीक करने लगेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, चार्ज लीक एक्चुअली में नहीं कर रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो जितना चार्ज बढ़ रहा है ना आपका, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो रही है कि आसपास के जो सराउंडिंग का जो एयर है वो आयोनाइज होता जा रहा है, तो वहां चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि यहां से चार्जेस वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वहां पर चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, हम ऐसा कहेंगे, क्लियर है, तो इसी को हम कहते हैं कि चार्ज का लीकेज होने लगता है, क्लियर है। अब चार्ज का जब लीकेज होने लगा, ठीक है, तो क्या होगा पता है कि अब आप इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज भरते जाओ, अगल बगल का जो चार्ज है, एयर जो है वो आयनाइज होता जाएगा, यहां भरते जाओ, ये लेता जाएगा चार्ज, लाओ भाई रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझ में आया कि इसका मतलब कि आपके जो चार्जेस आप दे रहे हो वो सब लीक होते जा रहे हैं, ओके। तो वही चीज को थोड़ा हद तक हम कम कर सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट बना के, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा कि मोर चार्ज एक्यूमुलेशन मींस मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एयर अराउंड द कंडक्टर गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं हम इसको, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब ये एयर क्या है, इंसुलेटर है, मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो पहले वो डाइलेक्ट्रिक की तरह था, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाने के बाद वो अपनी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू खो देता है, वो अब आयोनाइज हो गया है, उसके अंदर अब चार्जेस आ गए हैं, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, यानी कि ब्रेक डाउन हो गई, समझे। तो वही कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, नाम से ही समझ में आ जाता है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब क्या है। कभी एग्जाम भूल जाओ, ठीक है, कई बार होता है ना बच्चे से रट्टा मारते तो भूल ही जाते हैं, यार डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कुछ सुना सुना लगता है, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है, अभी इसमें क्या याद करना है, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब जो डाइलेक्ट्रिक की अपनी प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो ब्रेकडाउन हो गई, मतलब वो टूट फूट गई, ठीक है, मतलब अब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, वो क्या हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर अब चार्जेस मूव कर पा रहे हैं, है ना। तो वही है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, सर्टेन वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेलेगा, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो वो अब आयोनाइज हो जाएगा, यानी उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को खो देगा। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर है, पक्का। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, अच्छा यहीं लिख देते, चलो ना। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स is called dielectric strength। ठीक है, बोला ना मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओ, कुछ हद तक तो वो कुछ नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाते जाओ, लेकिन एक ऐसी वैल्यू पर जहां के बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, तो एक लिमिट आती है ना, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। तो जहां पर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से आगे बढ़ते ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, वो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कितनी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की अपनी कितनी ताकत है, उतनी ताकत तक का इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेचारा झेल लेगा, उसके ऊपर गए तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो एयर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। तो एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसकी भी कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of air is about
3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो बोलो। मतलब एयर जो है इतनी वैल्यू तक की इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने की तो एयर आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर एक्स्ट्रा चार्जेस ऑब्जेक्ट पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो चार्जेस लीक करके एयर में जाने लगेंगे। क्लियर है? पक्का? तो ये याद रखना, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की है वो कितनी है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? पक्का? सच्ची? चले आगे। ओके, अब करें क्या, देखो होता क्या है। देखो अगर एक प्लेट था, ठीक है, एक प्लेट था, आपने देखा एक सिंपल अगर एक ही कंडक्टर है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाते जाओ मतलब चार्ज बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है ना। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया था, C = Q/V, है ना। अगर आप दो कंडक्टर अगल बगल में रख दो, ऐसे कुछ गैप देके ऐसे कंडक्टर रख दो, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो, है ना, तो इससे क्या होगा, C क्या लिख रहा है, Q/V, है ना। तो अगर कैपेसिटेंस आपका ज्यादा है, कैपेसिटेंस आपका ज्यादा है तो क्या होगा। अच्छा, ये कैपेसिटेंस नॉर्मली आपको दिख रहा है कि Q और V पे डिपेंड कर रहा है ना, Q और V पे डिपेंड कर रहा है ना, पर हाँ वो चीज़ लिख लो, अब वो भी लिख लेते हैं अपन कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। खास लाइन, फॉर्मूला तो दिख रहा है कि C = Q/V, तो बोलोगे यार, कोई भी बोलेगा यार Q और V फॉर्मूला में तो Q और V पे डिपेंड करना चाहिए ना, ये Q पे भी डिपेंड नहीं करता, V पे भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये चीज जरूरी है समझना, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक समझाने वाला हूं मैं वो इससे रिलेटेड है। तो C Q और V पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे Q बढ़ेगा वैसे V भी बढ़ जाता है, कैंसिल आउट होकर रेशियो फिक्स मिलता है आपका। तो कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो किस पर डिपेंड करता है वो भी लिख लेते हैं भाई। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स आपने यूज किया है कैपेसिटर बनाने के लिए, उनका शेप कैसा है, उनकी साइज कैसी है, और उनका बीच में जो गैप है, सेपरेशन जो है दोनों के बीच में, वो कितना है, ठीक है। इन चीजों पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। साथ ही साथ एक और चीज पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो ऑन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। साथ ही साथ उस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है जो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। मतलब इनके बीच में अगर एयर है, ठीक है, सेम डायमेंशन, सब कुछ सेम रखा हुआ है आपने, अगर एयर भरा है बीच में तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, और अगर एयर की जगह कुछ और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने भर दिया तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, शेप, साइज, सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन या कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन, प्लस मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। तो चार चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर है? बात गई भेजे में? याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? खास ध्यान रखना है, ये चीज भूलना गलती से भी नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब मैं उसको आपको ये समझाता हूं। अब आप ये फॉर्मूला देख रहे हो C = Q/V, इससे क्या दिख रहा है आपको? देखो, अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दो, इसको अगर इंक्रीज कर दो, ठीक है, इसको अगर इंक्रीज कर दो तो ये तो देखो किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, राइट। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालूं, ठीक है, इन दोनों का मैं तीनों का रिलेशन निकालूं तो C अगर बढ़ गया तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि V कम होगा? अगर Q फिक्स रखा जाए, ठीक है, Q को मैंने कर दिया फिक्स, तो C बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि V कम होगा, है ना। और अगर मैंने V फिक्स कर दिया, ठीक है, तो C बढ़ने का मतलब ये हुआ कि चार्ज बढ़ेगा,
मतलब ये हुआ कि अगर सेम वैल्यू, देखो दो कैपेसिटर आप बना लो, ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, C2 ज़्यादा है C1 से, ऐसा मान लो, ठीक है, कि C2 यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा है इस वाले से, ओके। अच्छा, अब दोनों के लिए आपने क्या किया, पोटेंशियल सेम रखा है, जो यहाँ पोटेंशियल दिया था वही पोटेंशियल आपने यहाँ भी दिया था, ठीक है। तो दोनों को सेम पोटेंशियल देने के बावजूद आप देख रहे हो कि अगर आपने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो आप देख रहे हो कि चार्ज ज़्यादा स्टोर करता है, ज़्यादा कैपेसिटेंस मतलब ज़्यादा चार्ज, मतलब ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप एक ऐसा अरेंजमेंट बनाओ कि जो कैपेसिटर बन रहा है उससे, ठीक है, जो कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, अगर उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कम पोटेंशियल पर भी आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। देखो इस वाले कैपेसिटर में क्या हुआ कि कुछ चार्ज, आप सपोज यहां पर जो चार्ज आपने स्टोर किया था वो Q1 था, ठीक है, V1 पोटेंशियल पर आप Q1 वैल्यू का चार्ज स्टोर कर पाए थे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, आप यहां जो चार्ज स्टोर कर रहे हो वो मान लो Q2 वैल्यू का चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिया है आपने, मतलब सेम बैटरी से कनेक्ट करके दोनों को आपने अरेंज किया है। इसके पास आपने चार्ज डिपॉजिट कर पाए, Q1 वैल्यू का चार्ज डिपॉजिट कर पाए C1 कैपेसिटेंस के हिसाब से, ये C2 कैपेसिटेंस के हिसाब से आप Q2 वैल्यू का चार्ज स्टोर कर पाए, है ना। हुआ क्या कि जो Q2 होगा वो क्या होगा आपका Q1 से ज़्यादा होगा, मतलब देखो कि सेम पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप इस वाले में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब वोल्टेज फिक्स हो जाता है तो कैपेसिटेंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे आप। तो इस अरेंजमेंट का ये फायदा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो गई तो उस बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर है या कोई और मटेरियल है, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं, और उस वजह से चार्ज लीक करने लग जाएगा, है ना। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस बढ़ा देते हो, आप अरेंजमेंट को इस तरह से रखो कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए उस सिस्टम का, ठीक है, दो प्लेट आपने रखा तो ये कैपेसिटेंस बन ही रहा था, नॉर्मली अपने आप ही वो एक कैपेसिटेंस बन जाता है, एक कैपेसिटर बन जाता है, ठीक है, तो अपना उसका एक कैपेसिटेंस होगा। क्या करो समझ में आ रहा है, कोई भी दो प्लेट आपने ऐसा रख दिया, दो मेटल्स, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एक कैपेसिटर बन गया तो इसका अपना एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो बीच में क्या होगा, जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चार्ज और ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो आप इस अरेंजमेंट को ऐसे बनाओ कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ जाए, और अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल आपने पहले डाला था ना, उसी पोटेंशियल पर आप ज़्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ में आया, तो कैपेसिटेंस बढ़ने का ये फायदा है, क्लियर है। तो वो इस तरह के अरेंजमेंट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इस वाले वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि ये फिर से इसका पूरा डिटेल्ड टॉपिक अगला वीडियो आने वाला है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बना दिया, हम जनरल में किसी भी कैपेसिटर के लिए ये चीज़ समझ सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बना दिया, ये बता दिया कि कैसे आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो कम वोल्टेज रख के भी, वो फ़ायदा देता है आपको कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटेंस की स्टडी इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हम किसी सिस्टम में अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई थी वो डिस्कस कर दूँ कि कैपेसिटेंस का सिंबल है, कैपेसिटेंस का बोलो या कैपेसिटर का बोलो, किसी का भी सिंबल बोलो, वो हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अगर फिक्स्ड है तो मतलब कांस्टेंट है तो, और अगर वेरिएबल है तो मतलब जिसका कैपेसिटेंस लगातार चेंज होता रहे, ठीक है, आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, एक एरो लगा देते हैं। जैसे आपने रजिस्टर पढ़ा था ना, एक रजिस्टर होता है फिक्स्ड रजिस्टर और ये वेरिएबल रजिस्टेंस, ठीक है, तो वैसे फिक्स्ड कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ रह गई थी बताना, ये बता दिया मैंने। और कुछ अगर मैं टेक्स्ट बुक देख लूँ एक बार कुछ छूट रहा था, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और छूट रही है, वो बता दूँ मैं थोड़ा, कि देखो कैपेसिटेंस की मैंने आपको एक यूनिट तो बताई कि क्या होता है वो कूलम्ब पर वोल्ट, है ना, पर ज़्यादा, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस,
होती है क्या? फैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड एक्सेट्रा। मतलब मेन क्या है इसमें? फैराड है, ठीक है। माइकल फैराडे की मेमोरी में नाम दिया गया है फैराड, ठीक है। अब ये फैराड भी ना बहुत कम यूज होता है, ठीक है, लेस यूज्ड। ज्यादातर ये यूज होती हैं ये इस यूनिट्स। क्यों? ओहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों। फिर नॉर्मली मीटर ज्यादा यूज होता है कि मिलीमीटर ज्यादा यूज होता है, माइक्रोमीटर ज्यादा यूज होता है, नैनोमीटर ज्यादा यूज होता है? मीटर ज्यादा यूज होता है, तो उस हिसाब से फैराड ज्यादा यूज होना चाहिए। तो ये माइक्रोफैराड, नैनोफैराड क्यों? क्योंकि फैराड ना बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 फैराड कैपेसिटेंस होना मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस होना, ठीक है। जो हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखते हैं, जो सर्किट्स वगैरह में ज्यादातर ना इसी रेंज के कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने रेंज का कैपेसिटेंस ना, 1 फैराड रेंज का कैपेसिटेंस होना मतलब बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात कैसे है, ठीक है, क्यों इतना प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, ये समझने के लिए आपको अगले वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। वो फार्मूले से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करो यार, कुछ चीज़ें सस्पेंस भी रहनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।